यस नहीं होता, यस सर होता है। और उसके बाद अब स्क्रीन अभी मैं शेयर करूंगा। मैंने अभी अलो ऑल किया हुआ है। अभी मैं लॉक कर दूंगा रूम 11:05 पे। कितना टाइम हो गया? चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर बोलूंगा आपको। फोटो तो मेरी दिखती रहेगी। ठीक है। साइज बड़ा क्यों है लिखने का? हम छोटा करना। चलिए बेटा, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। रिकॉर्डिंग भी लगाया आपने उसको? हाँ। चलिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लैटर्स रूल। कल हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करा था, उसके रिलेटेड एक लेक्चर भी और बचेगा हमारा। लेकिन तब जब तक कि आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेती, आज मैं आपका नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लैटर्स रूल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? उससे पहले मेरे को बताइए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको कि प्रोटॉन्स कहते हैं, और हर एक प्रोटॉन को 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने यूनिट न्यूक्लियस का चार्ज होता है। अगर मैं सीधी सी बात करूं कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है हमारा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसका चार्ज होता है। लेकिन आज बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? अब हम देखेंगे कि इफेक्टिव का मतलब कि जो एक्चुअली में हम सोच रहे हैं उतना है नहीं। किन के लिए? किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा। जो कि आपको मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जब हमने बात करी थी। अगर आपने वो लेक्चर रिवाइज करा होगा तो आपको पता है कि आपका जो हमारे शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं। सब शेल्स के अंदर हमारे क्या है? ऑर्बिटल्स हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और उनकी ग्रुपिंग कैसे करी थी? 1s था। सेकंड शेल में 2s ऑर्बिटल होता है। 2s जो सब शेल होता है उसका एक ही ऑर्बिटल है। और 2p के अंदर 3 और ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन सब शेल की बात कर रहा हूं अभी मैं। उसके बाद थर्ड शेल शुरू होता है 3s 3p। हाँ 3d भी होता है, लेकिन वो कहाँ फिल होता है? 4s के बाद फिल होता है। लेकिन जब मैं बेटा उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब कंप्लीट फिलिंग हो जाती है तो तब जब ग्रुपिंग करते हुए या लिखते हुए हमें जो है 3d पहले लिखना है। किससे? 4s से पहले लिखना है 3d को लिखना है पहले। ठीक है जी। 4s से पहले हमने लिखना है 3d को। तो यहाँ पे दिखेंगे तो 3d ये तब है जब कंप्लीटली फील्ड है। जब मैं हायर एटॉमिक नंबर के किसी एलिमेंट का बात कर रहा हूँ 3d। फिर कौन आता है? 4s आता है, 4p आता है, कंप्लीट फिलिंग की बात कर रहा हूँ। फिर 4d आता है, और उसके बाद 4f आता है। फिर जो वेरियस शेल्स पॉसिबल हैं, आल्दो ये 4d जो है 4d है, ये 5s के बाद आता है। लेकिन हम आज मैं कह रहा हूँ कंप्लीट फीलिंग हो गई है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तब इस तरह से हम आगे 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 जो है चलते रहते हैं। इस तरह से हमारे जो है ये शेल्स जो हैं उसके अंदर सब शेल्स इस तरह से अरेंज होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, और उसमें मैं आपको बताऊंगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में प्रेजेंट होता है। चलिए मैं बात करूं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका मतलब इससे पीछे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ। सोडियम है मेरे पास। सोडियम जो होता है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। एटॉमिक नंबर जो है सोडियम का, एटॉमिक नंबर जो है सोडियम का वो क्या है? 11 है। एक मिनट। जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो है 11। और आपको पता है कन्फिगरेशन अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम की। अब सोडियम के मैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। बाय द वे मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए ये न्यूक्लियस है हमारा।
न्यूक्लियस के अंदर पहले बाहर एक शेल आता है, और मैंने कहा था शेल एक जो है 3 डायमेंशनल शेप होती है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं 3 डायमेंशनल। ये वो है रीजन है हमारा जहाँ पे कि 1s ऑर्बिटल लाई करता है। उसके बाद एक और शेल होगा इसके बाद एक और शेल होगा जिसके अंदर रेंज है, कौन कौन है, उसके अंदर है 2s है और 2p है। और उसके बाद एक थर्ड शेल और होगा, 3 डायमेंशनल रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे कि आपका 3s 3p 3d वगैरह रहते हैं। अब मैं बात कर रहा था 3s1 की, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं रहता है इस रीजन में। और इस रीजन से पहले अगर आप देखें तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और भी 2 रीजन हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं। अब होता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का उतना पुल नहीं लगता जितना कि इसको लगना चाहिए, जितना कि इसको लगता अगर ये बीच वाले जो आपके जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये शेल्स ना होते। ये मैं ऐसे बताऊंगा आपको, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर एक कोई टीचर बैठे हैं, यहाँ पे टीचर है कोई बैठा हुआ, ये जो यूज कर रहा हूं मैं, तो ये हमारे यहाँ पे कोई टीचर बैठे हुए हैं और आगे पीछे के जो है स्टूडेंट्स घूम रहे हैं। स्टूडेंट्स की क्लासेस ऐसी हैं कि एक क्लास पहले यहाँ पे बिठाया है दायरे में स्टूडेंट्स को, कुछ को एक खास दायरे में बिठा दिया है। उसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो कि थोड़े अलग डिस्टेंस पे थोड़ा और आगे जाके बैठे हैं पहले वाले दायरे से। और जो थर्ड सर्कल में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको टीचर जो है वो देखना चाह रहा है, देखता है। टीचर का होल्ड है इन वाले स्टूडेंट्स पे भी, इन वालों पे भी और इस वाले पे भी। यार मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट जो सर्कल में स्टूडेंट्स हैं, जिन पे कि स्टूडेंट टीचर अपना कंट्रोल रखना चाह रहा है। और हो भी ये रहा है। और एक चीज और ऐड है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन जो स्टूडेंट सेंटर वाले सर्कल्स में है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। मैं कल ही बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है। इलेक्ट्रॉन की एक सर्कल में, एक दायरे में, एक जगह पे फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन के होने की जब संभावना है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस सर्कल्स में, जो रीजन मैं लिख रहा हूँ सर्कल्स तो नहीं है, ये 3 डायमेंशनल स्पेसिस हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। और एक समय पे अगर आप देखेंगी तो एक समय पे जो है वो एक जगह होता है, जैसे यहाँ पे है, और यही एक इलेक्ट्रॉन जो है कई जगहों पे जाता है। एक सेकंड में ये करोड़ों बार अपनी पोजीशन चेंज करता है। इसका मतलब यहाँ पे है कि ये हमेशा मोशन में है इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है। आज मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स और टीचर वाले एग्जांपल के साथ, तो आप समझिए जो इन सर्कल्स में स्टूडेंट्स बैठे हैं वो हमेशा मूवमेंट में है, घूम फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और टीचर इनको नजर रख रहा है। यहाँ पे कितने जो है टीचर हैं जितना पॉजिटिव चार्ज है। और अगर आप सोडियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 11 है। इसका मतलब इसका चार्ज जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो भी 11 यूनिट्स है। मींस यहाँ पे 11 टीचर्स बैठे हुए हैं जो कि इन स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 11 टीचर्स और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमें देखने वाले को, समझने वाले को, सोचने वाले को ये लगता है कि 11 टीचर 11 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक एक टीचर, अगर आप रेशियो निकालें तो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो जो है 1 है। हर स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर का कंट्रोल आ रहा है। लेकिन होता क्या है, 11 टीचर तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो सेंटर वाले आपके इन सर्कल्स में दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, उनकी वजह से क्या होता है, ये जो 11 टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये इन स्टूडेंट्स को भी देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं। 11 टीचर जो इनको देख रहे हैं उनकी नजर, इन पे निगाह जो है वो थोड़ी स्टीक रहती है। और जब यहाँ से यहाँ देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो स्टूडेंट्स बीच में घूम फिर रहे हैं, इनकी वजह से इनको देखते हुए थोड़ी परेशानी होती है। किनको बेटा, ये बाहर वाले सर्कल वाले स्टूडेंट्स को देखते हुए मुश्किल होता है। क्यों, ये बीच वाले जो है एक तरह की स्क्रीन बना रहे हैं इन स्टूडेंट्स के लिए। और जब आप इसकी बात करेंगे, इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं टीचर, तो ये 11 टीचर चाहे 11 है यहाँ पे, लेकिन जो जिनको जितनी इफेक्टिवली पहले वाले सर्कल वाले स्टूडेंट्स को देख सकते हैं उतनी इफेक्टिवली दूसरे को नहीं देख पाएंगे, उतनी इफेक्टिवली उससे भी कम इफेक्टिवली देख पाएंगे थर्ड वाले जो सर्कल में स्टूडेंट बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना होल्ड इन टीचर्स का इन स्टूडेंट्स पे है उतना इन पे नहीं है, उतना इन पे नहीं है। आज मैं वही बात कर रहा हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि कॉन्टिन्यूस मोशन में है, वो लगातार घूम रहे हैं, इसका मतलब वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसकी आज आप बात कर रहे हैं उसको शील्ड कर रहे हैं,
उसको स्क्रीन कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं न्यूक्लियस की पुल से। जैसे यहाँ के स्टूडेंट यहाँ और यहाँ के स्टूडेंट जो थे वो इन स्टूडेंट्स को जो है शील्ड कर रहे थे, और इस वजह से न्यूक्लियस का उतना चार्ज, उतना इफेक्ट, उतना पुल नहीं रहता इन इलेक्ट्रॉन्स पे जितना की होता अगर ये बीच वाले ना होते। यही वजह है, ये जो हमारा इफेक्ट लग रहा है इसको बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। और आप समझ रही हैं कि जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को जो है यहाँ पे है उनको कम दिखेगा। इसका मतलब आज हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटा वो हम लिखेंगे स्टार से। इफेक्टिव मीन जो हम सोच रहे हैं उतना नहीं है, उससे कम है। कितना कम है? ये था एक्चुअल। एक्चुअल मीन जैसे 11 प्रोटॉन है तो मेरे को लगता था 11 के 11 यूनिट दिखेगा चार्ज को, हर इलेक्ट्रॉन को। और मैं बात कर रहा था 3s1 वाले इलेक्ट्रॉन की। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो लगता है इसको इसको भी 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दिखने वाला है। इसके ऊपर भी जो पुल लग रही है दैट विल बी ड्यू टू 11 प्रोटॉन, बट एक्चुअली जब हम कैलकुलेट करते हैं जो इफेक्ट अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो 11 का 11 नहीं लगता, इसमें से कुछ कम हो जाता है। कम क्या हो जाता है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। और कम क्या हो जाता है, जो एस है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, वेयर एस क्या है, इसको बोलेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट बेटा, और ये जो है एक्चुअल चार्ज है, ये एक्चुअल चार्ज है। और एक्चुअल चार्ज में से जितना आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग ये कांस्टेंट है बेटा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को आप कम कर देंगे, निकाल देंगे, तो आपके पास आ जाएगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप समझ गई होंगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जो एक्चुअली में होना चाहिए उतना है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर के शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन जो ऑप्टिमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जिसकी आप बात कर रहे हो उसको शील्ड कर रहे हैं। और क्यों शील्ड कर रहे हैं? क्योंकि इनर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको क्या करते हैं, वो हमेशा कंटीन्यूअस मोशन में है, न्यूक्लियस का उतना पुल नहीं लगता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े से जो है फ्री हो जाते हैं, मींस उसका इतनी अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं न्यूक्लियस की। और जब नहीं करते तो कितनी करते हैं, जो एक्चुअल होता है उसमें से एक फैक्टर हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और वो जो फैक्टर है इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट कैसे करना है यही आज हम बात करेंगे। और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास जो रूल दिए हैं स्लैटर ने, उसका नाम है स्लैटर रूल। उसको समझने से पहले फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, आज हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटरमोस्ट शेल में वो इतना एक्सपीरियंस चार्ज अपना जो है फुल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, और उनका चार्ज जो फील करते हैं that will definitely be less than that of the actual charge of the nuclear। और जितना चार्ज इफेक्टिवली उन पे लग रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है बेटा। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको स्लैटर्स रूल बोला जाता है, वो हम बात करेंगे उन स्लैटर्स रूल की आज यहाँ पे। ये बेटा यहाँ पे मत लिखिए कि कौन प्रेजेंट है कौन नहीं, मेरे पास ये जो ऐप है ना इस पे अटेंडेंस खुद ब खुद ही आ जाती है। आप ये मेरे को बताते चलिए, एक कोई लड़की लिख दीजिए चैट में, क्या आपको आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रही है? लेकिन दो कोई लड़कियां रिस्पॉन्स कर दीजिए यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ तक पहुंच गए कि हम बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है बेटा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो जो है हमारा क्या है न्यूक्लियर चार्ज, एक हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरा एक न्यूक्लियर चार्ज क्या है, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्योंकि न्यूट्रन एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए आपको पता है कि जो है अब वो होता है क्या, जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक नंबर शायद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, पर न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए जो आपका न्यूक्लियस चार्ज है वही आपका जो है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर है। ऐसे जो है शील्डिंग कांस्टेंट, इसको आज हमने कैलकुलेट करना है, अभी हम बात करेंगे उसकी क्या है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, सिलेक्टर्स रूल है, जिनकी मैं भी बात करने वाला हूँ आपके साथ। स्लैटर्स रूल के लिए अगर समझना है तो आपको पहले वो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, वही जो हमने पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका है। और मैं उसमें भी बता रहा हूँ आपको मैंने सीक्वेंस बताई थी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है ना, वो सारा आपको पता होना चाहिए। लेकिन आज हम जब भी पहले सबसे पहला स्टेप हमारा होगा आज इन रूल्स को समझने के लिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एटॉमिक जो आपका एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करेंगे।
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, जब भी आप लिखेंगे तो एक चीज रूल याद रखिएगा, चाहे जो आपका 3D है 4s के बाद भरा जाता है, लेकिन अगर वो दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड है तो 3D विल कम प्रायर टू दी 4s से पहले आएगा लिखते हुए। अगर आपका खाली 3D में ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4s है ही नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अगर 3D में भी इलेक्ट्रॉन है 4s में भी है तो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसमें 3D को 4s से पहले लिखना है। और सेम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल अदर जो आपके ऑर्बिटल शेल जो हैं, जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पहले, वो एटॉमिक नंबर आपको एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए हम थोड़ा देखते हैं रूल्स के बारे में है क्या। जब भी आप बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगी तो आप पहले क्या करेंगे, 1s 2s 2p वगैरह जो भी लिखेंगे उसी करेंगे ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग कैसे करनी है, ग्रुपिंग में s और p दोनों आपस में दोस्त हैं, इनको इकट्ठा रखना है। 3 जो आपके d और f ऑर्बिटल्स होंगे, किसी भी शेल के जो सब शेल्स d और x होंगे, सॉरी d और f होंगे, उनको अलग से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है यहाँ पे, ये देखिएगा इस तरह से। क्या है इसमें, कोई खास बात नहीं है, इसमें दिख रहा है कि जब भी आप लिखेंगी 1s उसको एक ब्रैकेट लगा देंगी, कामा डाल के 2s 2p ब्रैकेट लगा देंगी। फिर नेक्स्ट कौन आया 2s 2p के बाद 3s आया, 3s के बाद 3p भी होता है, उनको इकट्ठा कर देंगी। अगर चाहे 3D कंप्लीटली फील्ड है, 4s भी फील्ड है, लेकिन थर्ड शेल के 3s और 3p को इकट्ठा रखेंगी और उसके बाद 3D को अलग से एक ब्रैकेट में रखेंगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पहले 1s है, फिर 2s और 2p की ग्रुपिंग कर दी, 3s 3p की ग्रुपिंग कर दी, 3d अलग रखा, 4s 4p की ग्रुपिंग कर दी, 4d अलग रखा। अगर आपका 4f भी कंप्लीटली फील्ड है, 4s 4p 5s 5p भी फील्ड है, 4f आप फोर्थ शेल में ही दिखेंगे। जो भी सब शेल्स हैं अगर वो कंप्लीटली फील्ड है तो उसको अपने ही शेल के अंदर लिखना है। और ग्रुपिंग करते हुए एक ही रूल है कि आपका एस और पी इकट्ठे ग्रुप होंगे, जबकि पी डी सॉरी पी में गलत बोल रहा हूँ, डी और एफ जो है हमेशा अलग रहेंगे किसी भी शेल की अगर बात करेंगे तो। इस तरह से ग्रुपिंग करनी है, जो मैं आगे आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा फिर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा और अच्छा। लेकिन अभी देख लीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d फिर 4s 4p फिर 4d अलग 4f अलग 5s 5p इकट्ठे 5d अलग 5f अलग फिर 6s 6p इकट्ठे 6d अलग 6f अलग एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाना है। आपने जाना कहां तक है, जहां तक आपका एटॉमिक नंबर लेके जाएगा। एटॉमिक नंबर मींस आपको बताएगा अगर न्यूट्रल एटम है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। जब आप ये हो जाएगा, अब आपको मैंने अभी बताया स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग किसकी होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके अंदर अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन लिखे जा चुके हैं वो जो है उसको स्क्रीन करते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे उनका तो कोई लेना देना नहीं इससे, वो तो उससे भी बाहर है, उससे भी परे हैं, उससे भी पीछे हैं, वो तो उसको स्क्रीन नहीं करेंगे। इसका मतलब स्क्रीनिंग विल ओनली बी ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल्स में है, जो उससे अंदर है। जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रही हो उससे अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप उनकी कंट्रीब्यूशन होगी किसमें, स्क्रीनिंग करने में, और उन्हीं की वजह से जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है कैलकुलेट करेंगे। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है ये सुनिएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप जो हायर इन जो होगा, ये मैं बात कर चुका हूं आपसे, उसकी कंट्रीब्यूशन 0 होगी। उसके अलावा बेटा जब भी आपका कोई इलेक्ट्रॉन होगा सेम ग्रुप में, ग्रुप मतलब जो ब्रैकेट के अंदर के ग्रुप है, और ग्रुप में आप देख रही है कौन कौन है, 4f s और p इकट्ठे होते हैं हमेशा और d अलग होता है, f अलग होता है। अब सेम इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर आप बात कर रही हैं 3d7 बाई द वे कोई कंफिगरेशन है जिसका कि लास्ट में आया हमारे पास 3d7। अब आप कहेंगी कि 3d7 जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो सेम ग्रुप में सेम ब्रैकेट्स में कौन है, 3d7 के इलेक्ट्रॉन की ब्रैकेट में 6 और इलेक्ट्रॉन है जो उसी ग्रुप में है और अपने ही ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को जो है शील्ड कर रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल करेंगे और एक्सप्लेन हो जाएगा, नहीं तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई इसमें वो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। ये कह रहा है कि जो आउटर मोस्ट जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रही हैं उसके जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जो पहले उसके जो परे हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0 है, उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0 है, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट 0 है, इसलिए वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, उनको तो हम कैलकुलेशन में लेंगे ही नहीं। अब हम बात करेंगे सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की जो उस ग्रुप में है या उस ग्रुप से पहले पहले हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, मैं बात करता हूं, जैसे मेरे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, मैंने ग्रुपिंग कर दी, फिर ग्रुप में आएगा 2s2 2p6 ग्रुप बन गया एक, फिर आ जाता है 3s2 3p5। चलिए यहां तक पहुंचे हम, और मैं कहता हूं 3p के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालो।
3p का इलेक्ट्रॉन मीन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, नेचुरली जो फिफ्थ है उसी की स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो 3p का कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका मैंने निकाल मतलब उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो बाकी क्या 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इसको स्क्रीन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कौन है, 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन भी इसको स्क्रीन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये भी स्क्रीन कर रहे हैं, ये भी स्क्रीन कर रहे हैं। पर जो रूल अभी हम लगाएंगे वो कहेंगे कि ये जो ग्रुप है हमारा, ये जो ग्रुप है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जिसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बाकी इसी ग्रुप में है, और बाकी इस ग्रुप के बाकी इलेक्ट्रॉन, इस ग्रुप के बाकी इलेक्ट्रॉन कौन है, 4 ये और 2 ये 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जब भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे उनकी कंट्रीब्यूशन होगी 0.35। कैसे, मीन ये इतना चार्ज कम कर देगा हर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 की वजह से कितना कम हो जाएगा, जो 0.35 इंटू 6 जो है वो कम हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सेम ग्रुप की, जो ये रूल कह रहा है। सुन लीजिए, ये लिखा है इलेक्ट्रॉन इन हायर ग्रुप जो सीक्वेंस है वो इसको शील्ड ही नहीं करते, इसलिए डू नॉट स्क्रीन दोज लोअर ग्रुप एंड देयरफॉर कंट्रीब्यूशन 0 हो गई। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप, इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप की जब आप बात कर रहे हैं, सेम ग्रुप में जब बात करें तो हर इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन 0.35 है, बस एक ग्रुप को छोड़ के बेटा। कौन सा ग्रुप छोड़ के, जो आपका ये वाला ग्रुप है। जब इस ग्रुप का कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इस ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को शील्ड कर रहा है ना, इसलिए उसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम देखेंगे क्या है, इसकी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। बाकी वाले तो कोई इसको शील्ड करेगा ही नहीं। इसको जब भी 1s2 की कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही चीज है जो इसको शील्ड कर रही है, कौन, अपने ही ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी सारे ग्रुप इससे ऊपर हैं। इसलिए उसके स्क्रीनिंग कांस्टेंट उस केस में जब आप करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन की जो कंट्रीब्यूशन होती है बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 0.35 है, मीन कम स्क्रीन करता है। कम स्क्रीन करता है मींस इफेक्टिव शील्ड जो है, शील्डर क्या है, नहीं है। शील्डर कौन है, जो बचाता है अच्छी तरह से, ये कम शील्ड कर रहा है, इफेक्टिव शील्डर नहीं है। कौन, एस, कौन सा एस, 1s, क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है। इसकी कंट्रीब्यूशन 0.35 है। और इसके अलावा जो भी बाकी आप किसी भी ग्रुप में चले जाएंगे, किसी भी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के लिए जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे तो उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप, वो कितना होगा बेटा, वो 0.35 कंट्रीब्यूशन होगा। रेखा अभी सुन लीजिए, मैं कैलकुलेट करूंगा तब आपको पता चलेगा। फोर्थ रूल है कि जब भी आपने किसी ग्रुप की बात करी, ग्रुप में बात करी एनपी, और एन का मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, एनएस और एनपी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको छोड़ के बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे n-1 ग्रुप आ जाएगा। सुनिएगा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, यह कि फॉर एन, यहां तक हम पहुंच गए थे। ये आपने, ये भी मैंने आपको बता दिया कि 1s का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो शील्डिंग है 0.35 ही होगी। उसके बाद है हमारे पास for an electron in the ns and p orbital are electrons in n-1 group। सुनिए ना, अगर आप इस एस या पी इसकी आप जो ये बात कर रहे थे अभी हम, जो ये इसमें से किसी ग्रुप के, इस ग्रुप के किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते तो नेचुरली इसके अंदर का जो ग्रुप है वो n-1, क्योंकि n क्या था यहाँ पे 3 था, तो n- जो हो इससे एक शेल नीचे ही जा रहे हैं ना, n-1 शेल ग्रुप होगा। यही कहा है इसने, इसने कहा कि जब n-1 जो वाला शेल जो होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.85 इसको शील्ड करेंगे। मगर हर इलेक्ट्रॉन जो है जो उसको कितना शील्ड करेगा, 0.85। कौन, अगर हम जैसे इसी की बात कर रहे थे कि आपने कहा था कि 4s के 3p इलेक्ट्रॉन की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये इतना शील्ड कर रहे थे। और उसके बाद कहता है जब ns या np के कोई भी आप इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर रही है, सुन लीजिए, ये भी सिर्फ और सिर्फ ns या np की बात हो रही है। जब ns या np के इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका अपने जो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है वो 0.35 शील्ड करेंगे, उसके अंदर एक अंदर n-1 जो ग्रुप होगा उसकी कंट्रीब्यूशन होगी 0.85। इसका मतलब इस ग्रुप का जो भी इलेक्ट्रॉन है आपके पास, वो इस इलेक्ट्रॉन को 0.85 शील्ड कर रहा है, हर इलेक्ट्रॉन। तो है कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 8, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इनकी हो जाएगी 8 इंटू 0.85। इतना और शील्ड कर दिया किसने, इन इलेक्ट्रॉन ने किया इसको। इतना किसने किया, जो अपने ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स थे। इतना किसने किया, जो अपने से एक अंदर ग्रुप के इलेक्ट्रॉन है। और इसके अलावा जब एक ग्रुप के अंदर n-2 वाले में जाते हो तो हर एक की शील्डिंग सेम हो जाती है, और शील्डिंग है 0.10 1.0।
इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इसके बाद 2s2p के बाद वाले ग्रुप की बात करेंगी और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो होती है 1.0, तो यहाँ पे जो इसकी जो स्क्रीनिंग होगी इसकी वजह से वो स्क्रीनिंग कितनी होगी बेटा, वो स्क्रीनिंग होगी यहाँ पे 1.0 इंटू 2। इसका मतलब 3 फैक्टर्स हैं जो इसको अभी शील्ड कर रहे थे, किसको, इस इलेक्ट्रॉन को, 3p5 वाले इलेक्ट्रॉन को। एक जो थे 6 इलेक्ट्रॉन अपने ही ग्रुप के, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन अपने से n-1 ग्रुप के, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो कि अपने n-2 ग्रुप के, और इसके अलावा अगर और भी ग्रुप होता है इसके नीचे नीचे, वो सभी को मैं इकट्ठा ही कैलकुलेट कर लेता। जैसे एग्जांपल लेंगे तो आगे चलेंगे। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया वो उसको मैं एक बार दोबारा से बता दूं कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर हमें पता चल गया तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल पाएंगे। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला जाता है, जो एक्चुअल चार्ज है हमारा, जिसको कि एटॉमिक नंबर से हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें से अगर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल दें तो बाकी बचेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट पता हो। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो आज हम निकाल रहे हैं वो किसकी मदद से निकाल रहे हैं, स्लैटर्स रूल से। और स्लैटर्स रूल में सबसे पहला रूल मैंने आपको पढ़ाया क्या, कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आपने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे करनी है, एस और पी को, पी ऑफ एनी जो शेल है उसके एस और पी को इकट्ठा ग्रुप कर देना है, डी और एफ को हमेशा अलग अलग करके करना है। और इसमें भी एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो जो अगर 3D फील्ड है तो उसको 3s और 3p के बाद में लिखना है, 4s के आगे नहीं लिखना, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। दूसरा मैंने रूल आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसकी आपके स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, उससे ऊपर के जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 0 है, इसलिए उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कोई योगदान नहीं है, उसका एस जो है वो 0 है, इसलिए उनकी बात ही नहीं करनी। जो अपने सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो सेम ब्रैकेट के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक को छोड़ के जिसकी आप बात कर रही हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन होगी, उनकी वजह से जो स्क्रीनिंग होगी वो 0.35 होगी, एक की वजह से। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उसके 0.35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास जो है टोटल स्क्रीनिंग ड्यू टू द सेम ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन उनसे मिल जाएगी। अब उस एक ग्रुप एन एस, और मैं भी एस और पी की बात कर रहा हूँ, एस और पी के किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप निकाल रहे हो, उससे जो इनर ग्रुप है एक अंदर चले जाएंगे n-1 ग्रुप, तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.85 इसको जो है वो करते हैं, क्या है उसको 0.85 जो है स्क्रीन करते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, रिमेनिंग टाइम हमारे पास अभी 10 मिनट है बेटा। चलिए, जब उसके बाकी जो है हमारे वो कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको टोटल कैलकुलेट कीजिए n-1 ग्रुप में, उसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद जितने भी ग्रुप्स हैं अंदर n-2 और इसके अलावा अंदर के जितने भी n-3 4 जितने भी ग्रुप होते, उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करता, काउंट करता, और उनकी हर एक की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.0 है, तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको 1.0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो भी ऐड कर लेंगे। अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैंने रूल्स किसके लिए बता रहा हूँ, एस और पी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग अगर निकालनी होगी तो, ठीक है जी। और उसके अलावा यहां तक हम चले गए, ये फोर्थ रूल भी मैंने अभी आपको बता दिया, हर एक का 0.85 है, और इनर के लिए जो है 1.0 है, ये भी मैंने बता दिया। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे डी के लिए, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल वाई कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ, चलिए इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जो आपके डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं, उनके जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। वो क्या है अभी हम देख लेते हैं। चलिए उससे पहले ना मैं एक आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, जिसकी वजह से आपको एस और पी जो है थोड़े जो है पक्के हो जाएंगे। चलिए, जैसे यही न्यूमेरिकल है हमारा, मैं यहीं से कैलकुलेशन कराऊंगा ताकि थोड़ा बहुत लिखूंगा भी अगर जरूरत पड़ेगी तो। कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर वन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 2p। 2p इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है और उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, किस एटम की, ऑक्सीजन एटम की बेटा। ऑक्सीजन एटम का 2p, पहले तो आपको पता है जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p, कितना है बेटा, 2 तो 4 और 4। अब कह रहा है किसी एक p इलेक्ट्रॉन के लिए आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालिए। तो साफ सी बात है, सबसे पहला रूल आपका, इनकी ग्रुपिंग करेंगे। ये ग्रुपिंग जो है इस तरह से होएगी, क्योंकि आपको और तो ग्रुप है ही नहीं यहाँ पे, और सेम ग्रुप के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे बेटा, आप एक को छोड़ दीजिए ना, क्योंकि उसके लिए स्क्रीनिंग निकालनी है। बाकी बचे 3 यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, 5 हैं सेम ग्रुप के, और सेम ग्रुप की कंट्रीब्यूशन होती है 0.35।
एक तो ये कंट्रीब्यूट हो गए जो स्क्रीन करेंगे, और उसके अलावा n-1 ग्रुप के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 2, और उनकी कंट्रीब्यूशन होती है 0.85, ये कैलकुलेट कर लेंगे, और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये मेरे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे यहां से मैं आपको करके बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहले इसने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल। सेम शेल मीन सेम ग्रुप के अंदर शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 5 हैं, तो 5 इंटू 0.35 किया उसने, ठीक है जी। उसके 5 इंटू, ये देख लीजिए, 5 इंटू 0.35 किया, और उसके बाद फिर उसने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल। n-1 शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, और उसको मल्टीप्लाई किया 0.85 से, ये निकल गया। तो इन दोनों को जब फैक्टर्स को ऐड किया, ये जो हमारा यहाँ पे आना है, तो उसको टोटल कैलकुलेट किया तो 0.3 जो है हमारा कितना आ गया, 3.45 आ गया। ये क्या आया, ये आया स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक्चुअल चार्ज कितना, अब इसका एक्चुअल चार्ज होता है एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो ये आ गया मेरे पास एक्चुअल चार्ज। तो मेरे को क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट विल बी इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस एस। जेड कितना है, 8, एक्चुअल कितना है जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमने निकाला 3.45, तो मेरे पास एक्चुअली में आ गया 4.55। मैं आपसे इससे मैं आपको ये भी बताऊंगा क्यों हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं जाते हुए हमेशा पहले 4s में जाते हैं 3d के कंपैरिजन में, और निकलते हुए भी हमेशा वो 4s से निकलते हैं अगर दोनों कम्पिटिटिव फील्ड होंगे। आज ये भी बात करेंगे, लेकिन अभी सिंपली मैं आपको न्यूमेरिकल करवाया, जिसमें उसने पूछा था कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर वन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स 2p ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम इसलिए मेरे को जरूरी है, नाम लिया इसने, तो इससे ये निकला इसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर से मीन कि इसका वो जो है जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना है वो पता चल गया मेरे को, और यहां तक हमने निकाल लिया कि अगर, क्योंकि बात हो रही थी पी की या एच की होगी, तो ये जो रूल्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं यही सारे लागू होंगे। और इसमें कोई डाउट होगा तो आप, जब मैं सेशन एंड में पूछूंगा तो मेरे को पूछ सकती हैं। ये मैं सारी आपको जो रफ कैलकुलेशंस करता हूँ ये भी सारा मैं आपको पीडीएफ में ही शेयर करूंगा, ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे कि हमने क्या पढ़ा था। चलिए बेटा, और आगे कोई न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए कोई और करते हैं हमारे लिए, जहाँ पे एस और पी की बात होगी उसकी, क्योंकि डी और एफ का भी मैंने आपको एक आधा रूल और पढ़ाना है। चलिए यहीं से कर लेते हैं, ये भी एस और पी है। कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम जो है अल्कली मेटल है बेटा। लिथियम, हाइड्रोजन पहले होता है ऊपर, हाइड्रोजन के बाद होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। पोटाशियम की बात हो रही है, आज बात हो रही है पोटाशियम की बात हो रही है। तो ये हमारे पास पोटाशियम की इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा Z, इसके लिए कितना है आपको पता है, सोडियम का 11 है, 11 और 8 19 है इसका एटॉमिक नंबर। इसका एक्चुअल चार्ज जो है 11 है। कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है 1s2 ग्रुप में पहले ही बना दूंगा, फिर 2s2 2s2 2p6 कितने हो गए हमारे पास, 2 4 4 और 6 10 हो गए। फिर क्या होना आता है 3s2 3p6 कितने हो गए, दो, अभी 10 2 12 और 6 18, और लास्ट में आएगा 4s1। अब क्या कह रहा है, किसके लिए निकालना है, उसने कहा है कि पूछा भी है कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है। उसने कहा है कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट न्यूक्लियर चार्ज फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, 4s के लिए निकालिए। तो 4s के लिए निकालना है ना बेटा, इसके अपने ग्रुप की कंट्रीब्यूशन 0 होगी, सेम ग्रुप में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब 4s के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल रहे हो, मैं रफ यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, सारा शॉर्ट न्यूमेरिकल है वहां पे। इसके अपने सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0, तो 0 इंटू 0.35, क्योंकि अपने जो स्क्रीन करने वाले अपने ग्रुप का कोई भी नहीं है। एक अंदर कितने हैं, 8, और उसकी वजह से कितने होती है 0.85 होती है, एक की वजह से 8 की वजह से 8 हो गई, प्लस अब देखिए इसके n-2 है, इसके लिए ये n-2 है, ये n-3 है, ठीक है ना, ये n-1 था इसके लिए, ये n- में एक कम, ये 2 कम, ये 3 कम, एक कम के बाद जितने भी कम वाले हैं उन सभी की कंट्रीब्यूशन 1.0 होती है। इसलिए मैं सभी को कैलकुलेट कर लूंगा। यहाँ के 8 इलेक्ट्रॉन ये और ये मिल के थे, यहाँ के एक यहाँ पे 0 है, तो इसकी तो बात कर रहे हैं और है ही नहीं, और यहाँ के जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 6, ये 2 8 और 2 10, ये सारे के सारे एक जैसा ही फील्ड करेंगे, इसलिए टोटल मैंने 10.0 लिख लिया। तो यहां से जब कैलकुलेट किया आपने, तो इसका टोटल जो कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 16.8 आई थिंक सो, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है बुक में से सॉल्व है। तो यहाँ पे उसके बाद जो 16.8, तो इसको स्क्रीनिंग आ गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो निकालना है हमने, दैट विल बी, जो एक्चुअल चार्ज है माइनस एस, एक्चुअल चार्ज है 19 माइनस 16.8, तो कितना हो गया बेटा इसका, ये आ गया 2.20, या जो भी आपके 2 जो भी आ रहा है 2.20 ही आएगा शायद, 2.20। आप समझ रही हैं क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन था,
आप तो सोच रही थी इसके ऊपर भी न्यूक्लियस का 19 यूनिट चार्ज ही लग रहा है, लेकिन जब हमने कैलकुलेट करके देखा नहीं, इस पे तो न्यूक्लियस का सिर्फ 2.0 चार्ज लग रहा है, 19 यूनिट से नहीं खींचा जा रहा, ये 2.0 से खींचा जा रहा है। यही वजह है कि इसको निकालना आसान है एज कम्पेयर टू दीज, एज कम्पेयर टू दीज, एज कम्पेयर टू दीज। और जितना न्यूक्लियस के पास पास जाते जाते हैं उतनी इंटरेक्शन बढ़ती जाती है। एक उसमें से इंटरेक्शन या कहिए जितना न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं उतनी इंटरेक्शन कम होती जाती है। उसमें से एक रीजन जो है इसका कम होने का वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है जिसकी कि आज हम बात कर रहे हैं, जिसकी आज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यही वजह है 4s यहाँ पे है। और ये चलिए टाइम कम पर बच रहा है, मैं इसी को दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करके बताऊंगा आपको। ये देखिए हम पोटेशियम की बात कर रहे थे, तो पोटेशियम में जब आपने देखा, पोटेशियम में जब आपने देखा तो ये इसकी कन्फिगरेशन आ गई। ठीक है बेटा, ये कन्फिगरेशन आने के बाद फिर आपके पास आ गया, उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों अपना सब ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके, और बस इलेक्ट्रॉन्स आपने कैलकुलेट किए n माइनस n, ये देख लीजिए जब n माइनस 1 में मींस 4, इसका खुद का 4 था ना नंबर, इसका नंबर था यहाँ पे जो आपका 4 था, मींस यहाँ पे जो आपका इसका 4th शेल था, तो इसने कहा थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो कैलकुलेट किया हमने कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल है 8। ये जैसे मैंने भी लिखा है यहाँ पे 8 है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले शेल में। फिर उसने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब यही हुआ कि 4 से एक कम नहीं, एक कम से अंदर जितने भी हैं, 4 से कम होता तो 3 होता, और उससे जितने भी कम नीचे जा रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन मैंने इकट्ठे कैलकुलेट करके 10 कर लिए। 10 कैसे किए ये भी मैंने आपको बताया, ये सारे मैंने कैलकुलेट करके एक ही जगह रख लिए और उसको 1.0 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि n-2 n-3 एंड सो ऑन सभी की स्क्रीनिंग 1.0 होती है, तो टोटल मिला के उनकी वजह से जो स्क्रीनिंग था वो भी निकाला, वो अंदर पहले n-1 की वजह से टोटल ये आ गया। और यहाँ पे भी देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए आपको क्या क्या निकालना है, एक्चुअल चार्ज माइनस दिस, और ये आ गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है कि ये आपका इफेक्ट टोटल एक्चुअल में इतना है ये। ठीक है जी, अब हमारी मीटिंग एंड हो रही है बेटा, मैं दोबारा से करूंगा तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, इसके आगे बढ़ेंगे। एफ और डी, जो डी और एफ आर्बिटल्स हैं उनकी कैलकुलेशन करेंगे, उनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए बंद होने वाली है 10 मिनट्स नहीं, पहले का नोटिफिकेशन आया ना वो हो रही है, लेस देन 1 मिनट आ रहा है।